जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग दो वर्ड से बना है, पावर और शेयरिंग। अगर हम अगर करते तो दो वर्ड हो जाएंगे, पावर और शेयरिंग। पावर मतलब ताकत और शेयरिंग मतलब बांटना। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पावर कैसे बांटी जाती है सरकार के में, क्योंकि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो हम गवर्नमेंट की बात करेंगे मेजरली। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पावर कैसे बांटी जाती है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका के बारे में एग्जांपल है। ये दो एग्जांपल्स हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है और पावर शेयरिंग कैसे होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या है और उसकी नीड क्या है अलग से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। पहले लेक्चर में हम बेल्जियम के एग्जांपल पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में हम श्रीलंका के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हम आते हैं बेल्जियम के एग्जांपल पे। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस के साथ में, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये चार कंट्रीज़ के साथ में ये बॉर्डर शेयर करती है। इसकी पॉपुलेशन भी छोटी है, अप्रॉक्सीमेटली समथिंग अराउंड 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन होगी, है ना। अब इसका जो, लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसकी जो पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कंपोजिशन देख लेते हैं जो 59। अब एक बार एक मैं मैप बना देता हूँ बेल्जियम का। एग्जैक्ट नहीं है पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा। जैसे ये है बेल्जियम, मान लेते हैं कि ये बेल्जियम है। एग्जैक्ट नहीं है पर एक अप्रॉक्सीमेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होगा। यहाँ की जो 59% पॉपुलेशन थी जो डच बोलती थी वो फ्लेमिश रीजन में रहती थी। फ्लेमिश रीजन यानी कि नॉर्थ पार्ट, है ना। ये ऐसा मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पार्ट है। यहाँ पे जो बोलते थे ये था डच कम्युनिटी का एरिया, जो कि थी 59%, है ना। 59% जो कम्युनिटी थी वो थी नॉर्थ रीजन में रहती थी। और फिर बाकी जो 40% जो फ्रेंच बोलते थे उन लोग रहते थे ये साउथ रीजन में। साउथ रीजन में यहाँ तक के ये जो रीजन था ये था फ्रेंच लोगों का। यहाँ रहते फ्रेंच 40% लोग, और जो बचे 1% थे जो जर्मन बोलते थे वो इस एरिया में रहते थे। ये थोड़ा बड़ा हो गया पर ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन है ये। यहाँ पर जर्मन लोग रहते थे, जो बाकी के 1% बचे। तो ये था वहाँ का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ऐसा था कुछ बेल्जियम में। ठीक है, और जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, वहाँ का जो था वो कैपिटल सिटी यहाँ पे लोकेटेड थी ब्रुसेल्स। और कैपिटल सिटी का एकदम अलग था कॉम्पोजिशन। वो क्या था कि यहाँ जो 80% लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% थे जो डच बोलते थे। अब आप एक चीज़ नोटिस किए, पूरे कंट्री में जो डच है वो मेजॉरिटी है, 59% है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी 40% से। लेकिन कैपिटल सिटी वहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी 80% है और जो डच है वो माइनॉरिटी 20% से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना, इससे जो फ्रेंच कम्युनिटी थी जो कि माइनॉरिटी थी, उसके बाद भी वो रिच और पावरफुल थे। ठीक है, वो थे प्रिविलेज क्लास के, जो अपर क्लास के लोग थे वो थे फ्रेंच माइनॉरिटी होने के बावजूद। तो इस बात से वहाँ पे टेंशन बढ़ गई, किसके बीच में? डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में। कब? 1950 से लेके 1960 के बीच में जो डच कम्युनिटी थी और फ्रेंच कम्युनिटी थी उनके बीच में टेंशन बढ़ गए। तो इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, है ना। लोगों को लगता था कि हम मेजॉरिटी है लेकिन फिर भी जो प्रिविलेज है वो फ्रेंच पीपल है, माइनॉरिटी होने के बाद में भी। तो इसके लिए वहाँ पे टेंशन बढ़ गए। लेकिन कंट्री में टेंशन बढ़े, लेकिन टेंशन ज़्यादा अक्यूट कहाँ थे? कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, क्योंकि वहाँ वहाँ तो उल्टा था ना, वहाँ फ्रेंच ज़्यादा थे और डच कम थे। तो वहाँ की जो टेक डाउन किया था वो फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, इसलिए उनका वहाँ पे मेजॉरिटी चलती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोल्यूशंस निकाले। अब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं। अब ये सोल्यूशंस भी एक बार में नहीं आए थे। गवर्नमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट्स करने पड़े थे। कब? 1970 से लेके 1933 तक 4 बार अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, 4 बार अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशंस लाता है। क्या थे ये सोल्यूशंस, ये हम देखेंगे। डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। जैसे मान लेते फॉर से, अगर 40 डच स्पीकिंग मिनिस्टर है तो 40 फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर भी होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में। ठीक है, अब उसके बाद थे स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़। अगर कोई स्पेशल लॉ बनता है, जैसे कि कोई अगर, जैसे हमारे इंडिया में कोई स्पेशल लॉ बनता है तो उसको दोनों ही, मतलब लॉ के लिए तो है ही, पर कुछ स्पेशल जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसको दोनों कम्युनिटी से वो चाहिए। जैसे अगर डिफेंस के ऊपर बन रहा है, डिफेंस डिफेंस के लिए स्पेशल लॉज बनते हैं तो उसको बोथ डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से
वो मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब्सिडरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब्सिडरी या सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक सोल्यूशन था। फिर है ब्रुसेल्स हैड इट्स ओन गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की एक अपनी खुद की गवर्नमेंट थी, जैसे क्योंकि वहाँ पे जो था कंपोजिशन था वो अलग था, इसलिए वहाँ की अलग गवर्नमेंट थी, लेकिन विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मतलब जैसे अगर फ्रेंच मिनिस्टर 40 है तो डच स्पीकिंग मिनिस्टर भी 40 होंगे, भले कोई भी कहाँ पे माइनॉरिटी हो या कहीं भी मेजॉरिटी हो, जो मिनिस्टर्स की जो क्वांटिटी है वो इक्वल ही होगी। और तीसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि डच की अलग गवर्नमेंट होगी अपनी कम्युनिटी में, फ्रेंच की अलग गवर्नमेंट होगी अपनी कम्युनिटी में, और जर्मन जो बोलते थे उनकी अलग से कम्युनिटी होगी, अपनी कम्युनिटी के अंदर अलग गवर्नमेंट होगी, है ना। तो हमने देखा कि पावर शेयर कैसे हुआ, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुए वहाँ पे। एक थी नेशन वाइड गवर्नमेंट, है ना, नेशनल गवर्नमेंट, एक थी स्टेट गवर्नमेंट, और एक थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये ऐसी पावर शेयर हुई ब्रुसेल्स में। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या दिक्कतें थी, कैसे क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पावर शेयरिंग कैसे हुई, किस फॉर्म में हुई। ठीक है, थैंक यू।